हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा 10th क्लास का फिजिक्स चल रहा था, जिसमें हमने बहुत सी चीजें बताई थी कि दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम है, अवतल दर्पण से किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है, उत्तल दर्पण से किन किन परिस्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है। इसके साथ ही साथ हमने बताया था कि दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है, कब दूरियां जो है प्लस में ली जाती हैं और कब दूरियां किस में ली जाती हैं, माइनस में। आज जो हमारा इस क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि दर्पण की हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सी कांच की समतल प्लेट है, उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें कि रेखीय आवर्धन क्या है और जो है दर्पण सूत्र क्या है। इन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो किसका उपयोग रहेगा, अवतल दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले हम उपयोग समझेंगे अवतल दर्पण के, इसके बाद हम उपयोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के उपयोग। देखो इधर उपयोग क्या क्या है अवतल दर्पण के, और उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है। एक तो अवतल दर्पण के उपयोग लिखेंगे और एक हम किसके लिखेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग। दोनों के उपयोग हम पढ़ेंगे। देखो जब हम अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें पता हो कि हमने इसमें प्रतिबिंब कितनी स्थितियों में बनाया था, 6 स्थितियों में। इसमें प्रतिबिंब कितनी स्थितियों में बनाया था, 2 स्थितियों में। इसमें प्रतिबिंब जो है बड़ा भी बनता है, इसमें प्रतिबिंब जो है छोटा भी बनता है, और इसमें बराबर आकार का भी बनता है, और इसमें जो है प्रतिबिंब सदैव जो है वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव वस्तु का प्रतिबिंब बनता है छोटा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इसमें जो हमने बताया था कि इसमें क्या नाम 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बन गया है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा। ये प्रकाश की किरणों को करता है एकत्रित, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। एक जगह पे समांतर जाने वाले प्रकाश पुंज को एकत्रित कर देता है फोकस पर। ये समांतर जाने वाले प्रकाश पुंज को फैलाता है। ये क्या करता है, फैलाता है। ये एकत्रित करता है और ये क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। देखो इधर, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जिसमें जो है उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेंगे। इसका उपयोग उसमें किया जाए जिसमें हमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनाना है। और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमें कहां पर बनाना है, जो ड्राइवर की सीट के पास हमारे मतलब जो दर्पण लगा होता है पीछे के वाहन देखने के लिए, उसमें हमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनाना होता है, ठीक है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं या हम कार चला रहे हैं तो पीछे के वाहन हमें देखने हैं, तो हमारी सीट के पास या ड्राइवर की सीट के पास जो शीशा लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है पीछे के वाहन देखने के लिए, तो उसमें पीछे के वाहनों का बड़ा प्रतिबिंब मतलब जो बड़े वाहनों का प्रतिबिंब कैसा देखना, छोटा, ठीक। हमेशा छोटा देखना है तो वहां पे कौन सा उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। यानी कि ड्राइवर की सीट के पास पीछे के वाहन या पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की किरणें ये फैलाता है तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है, ठीक है। तो इसके उपयोग हमें याद रखने यही इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ड्राइवर की सीट के पास जो है पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, तथा उत्तल दर्पण का उपयोग दूसरा हो जाएगा, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश पुंज को क्या करता है, फैलाता है। तो ये हो गए उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है, ये क्या करता है, एकत्रित करता है। तो एकत्रित हमें करना है टेबल लैंप के साइड में। तो टेबल लैंप में हमें प्रकाश की किरणों को क्या करना है, एकत्रित करना होता है। तो टेबल लैंप के, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है टेबल लैंप के साइड में। किसमें किया जाता है, टेबल लैंप के शेड में, क्योंकि टेबल लैंप का शेड जो होता है वो प्रकाश की किरणों क्या करेगा, वहां पे एक जगह पे क्या करेगा, एकत्रित करेगा। तो इसका उपयोग टेबल लैंप के शेडों में किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के पुंज को क्या करेगा, एकत्रित करेगा। प्रतिबिंब ये बड़ा बनाता है, तो डॉक्टर जो आंख कान नाक आदि के परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर जो इनका उपयोग करता है। टेबल लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, क्योंकि जब हम शेविंग करते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनाना होता है, बड़ा बनाना होता है, ठीक है। तो हजामत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 तो उपयोग ये हो गए।
एक किसमें होता है इसका उपयोग, हजामत, क्योंकि हमें छोटा जो है किसमें, सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। हजामत मतलब क्या है, सेविंग मिरर के रूप में, टेबल लैंप के शेड में डॉक्टर जो है परीक्षण में करता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है परावर्ती दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। दूरदर्शी में प्रकाश की किरणों को एक जगह पे एकत्रित करता है, तो वहां पे दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हो जाए। क्या क्या उपयोग हैं, एक बार इनको जो है हम सभी उपयोग को एक अच्छे से लिख लेंगे। तो इसका उपयोग क्या क्या है अभी हमने बताया, वैसे ही यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम आता है, हजामत बनाने के काम में आता है, ठीक है। क्या करता है हजामत बनाने में, क्या करता है ये, चेहरे को दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच रखने पर चेहरे का बड़ा व सीधा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। यानी कि जब हमने बताया था अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहां पे बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी होती है। तो जब हम अपने सेविंग बनाएंगे तो अपना चेहरा कहां पे रख देंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यही है, इसमें चेहरे को दर्पण के ध्रुव और किसके बीच में रख दिया जाता है, फोकस के बीच रखने पर चेहरे का बड़ा सीधा व आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, जिससे छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह दर्पण जो है साफ हजामत बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी हुए है। यानी कि पहला पॉइंट ये याद रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, हजामत बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा किसमें किया जाता है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर जो है अपने जो है परीक्षण करने में किया जाता है। डॉक्टर आंख, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करने में करते हैं, क्योंकि ये छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा, पहला क्या जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के काम में आता है। दूसरा उपयोग हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो है प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आंख, नाक, गले आदि, दांत आदि का निरीक्षण करने में करते हैं, ठीक है। तीसरा उपयोग हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह पे एकत्रित करता है, अभिसारित करता है, ठीक है, फोकस करता है। ये लिख देंगे, टेबल लैंपों के शेडो में अवतल दर्पण द्वारा बल्ब का संपूर्ण प्रकाश जो है एक सीमित क्षेत्र में फोकस किया जा सकता है। इससे यह सीमित क्षेत्र भली प्रकाश से क्या हो सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग किसमें किया जाता है, रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है, जो बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, ठीक है। एक हमने अवतल दर्पण में बताया कि जो प्रकाश की किरणें फोकस से जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, समांतर। तो अवतल दर्पण के फोकस पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, और जो फोकस से प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी ऐसे करके ये दर्पण हो जाता है, ऐसे करके, और ये इसका होता है फोकस। जो प्रकाश की किरणें फोकस पर डाली जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, समांतर। तो ये सीधी सीधी यहाँ पे प्रकाश की किरणें कर दी जाती है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने में। रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज जो है प्राप्त किया जाता है, जो बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, ठीक। अगला उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने के लिए, ठीक है। और इसका उपयोग परावर्ती दूरदर्शी में किया जाता है। तो ये वाले पॉइंट हमें याद रखने हैं, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सौर भट्टियों में किया जाता है। इसका उपयोग परावर्ती दूरदर्शी में किया जाता है। इसका उपयोग टेबल लैंप के शैडो में किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर जो है आंख, कान, गले आदि के निरीक्षण करने में करता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है हजामत बनाने में किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग जो है किसमें किया जाता है, ये सब चीजें हैं अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक। दूसरे नंबर पे हमने बताया उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण हमने बताया था, उत्तल दर्पण में मात्र दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, और दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है छोटा। तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा कब बनाना है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाना है जो ड्राइवर की सीट के पास पीछे के वाहन देखने के लिए किया जाता है, वो किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। क्योंकि हमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाना है, छोटा, और अगर वहां पे अवतल दर्पण लगा देंगे तो अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। जब वस्तु पास आ जाएगी तो एकदम प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो वो चीजें जो है काम नहीं करेंगी। तो यही है इसका उपयोग। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अपसारी होता है। कैसा होता है उत्तल दर्पण, अपसारी होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाता है। तो उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अतः बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी यानी क्या है, फैलता है।
के रूप में सड़क काफी क्षेत्र में प्रकाशित करता है। या ऐसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जैसा लिखा है वैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ठीक, ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों को प्रतिबिंब देख सकता है। ये प्रतिबिंब आकार में सीधा व वस्तु सीधा व कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। ये किसके उपयोग हो गए हैं, ये उपयोग हो गए हैं, ये किसके उपयोग हो गए हैं, ये हो गए अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग, दोनों के उपयोग हो गए हैं। ठीक है, अब हमें उपयोग तो हमें समझ में आ गया, हमने पढ़ लिए अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए, उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है इसमें हमें पढ़ना है दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान किसकी पहचान करनी है, दर्पण की पहचान। दर्पण कौन कौन से दर्पण की पहचान करनी है, एक तो अवतल दर्पण की पहचान करनी है। अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे, उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। हमारे पास तीन दर्पण है, एक है समतल, एक है अवतल और एक है उत्तल। हम कैसे पहचान करेंगे, तो दर्पणों की जो पहचान है वो दो तरीके से की जा सकती है। किसी भी दर्पण की अगर हमें पहचान करनी है कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है, तो उस दर्पण की पहचान हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दर्पण की पहचान हम कर सकते हैं दो तरीके से। अब कौन कौन से तरीके से हम पहचान कर सकते हैं, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि हम जो है दर्पण की पहचान कर सकते हैं स्पर्श करके। पहला हम कैसे पहचान कर सकते हैं, स्पर्श करके। और दूसरे नंबर पे हम पहचान कर सकते हैं प्रतिबिंब देखकर। किसी दर्पण की अगर पहचान करनी है तो उस दर्पण की पहचान हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दर्पण की पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो समतल हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, दो तरीके से। एक तो हम उससे टच करके यानी कि स्पर्श करके उसकी पहचान कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हम प्रतिबिंब देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पर्श करके कैसे पहचान करेंगे, प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचान करेंगे, जैसे कि हम पहले स्पर्श वाला देखेंगे कैसे करेंगे स्पर्श करके। ये हमें मालूम है, ये वाला दर्पण जो है वो कौन सा दर्पण होता है, ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये वाला कौन सा दर्पण है, ये होता है उत्तल दर्पण। और ये होती है कांच की समतल प्लेट। ये कौन सी समतल प्लेट है, कांच की समतल प्लेट है। देखो इधर स्पर्श करके हम कैसे पहचान करेंगे, तो हमारे पास तीनों दर्पण हैं, इन तीनों दर्पणों की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम एक लकड़ी ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, लकड़ी ले लेंगे, ऐसे करके लकड़ी ले लेंगे या कोई दूसरी चीज ले लेंगे, समझ में आया, प्लेन वाली चीज ले लेंगे। ऐसे करके हमने ये ले लिया। अब करेंगे क्या, ऐसे दर्पण पे ऐसे टच करेंगे, ऐसे दर्पण के पास ले जाएंगे। किसके पास ले जाएंगे, दर्पण के पास ऐसे करके ले जाएंगे। हमारे पास समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसकी पहचान करनी है, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम प्रतिबिंब देखकर और एक स्पर्श करके। तो अभी हम स्पर्श करके पहचान करेंगे, तो हम पहले एक प्लेन जो है लकड़ी का टुकड़ा ले जाएंगे, समझ में, प्लेन लकड़ी का टुकड़ा या कांच का टुकड़ा या कोई दूसरी चीज ले जाएंगे, समतल होगा, समझ में। और ऐसे हम ले जाएंगे दर्पण के पास, और दर्पण के पास ले जाने पर अगर दर्पण के किनारे वाला भाग टच करे, उस लकड़ी के टुकड़े को दर्पण के किनारे वाला भाग अगर टच करे, तो वो दर्पण कौन सा है, तो वो दर्पण जो है वो अवतल होगा। वो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। और अगर जो है बीच वाला भाग टच करे, कौन सा भाग टच करे, बीच वाला, और किनारे वाला भाग ना टच करे, तो बीच वाला भाग टच कर रहा है तो वह उत्तल दर्पण होगा। कौन सा, उत्तल। और अगर जो है पूरा भाग टच करे, समझ में आया, ऊपर भी, बीच वाला भी और किनारे वाला भी टच करे, तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो दर्पण जो है वो कौन सा होगा, तो वो होगा समतल दर्पण। ठीक, लकड़ी का गुटका ले जाने पर अगर किनारे पर टच करे, बीच में ना टच करे तो अवतल दर्पण है, बीच में टच करे, किनारे ना टच करे तो उत्तल दर्पण है, और अगर पूरी सतह को टच करे तो कौन सा दर्पण है, तो वह समतल दर्पण है। तो स्पर्श करके हम कैसे पहचान करेंगे, तो स्पर्श करके हम ऐसे ही पहचान करेंगे। देखो इधर ये लिखा है दर्पणों की पहचान, हेडिंग लिखेंगे दर्पणों की पहचान, हेडिंग लिखेंगे दर्पण की पहचान, और इसमें लिख देंगे दर्पण की पहचान निम्न दो प्रकार से की जा सकती है। यहां पे लिखेंगे दर्पण की पहचान, दर्पण की पहचान निम्न दो प्रकार से
निम्न दो प्रकार से की जा सकती है। दर्पण की पहचान निम्न दो प्रकार से की जा सकती है। पहले नंबर पे हेडिंग लिख देंगे। पहली हेडिंग क्या है? स्पर्श करके, वाई टचिंग। ठीक है, स्पर्श करके कैसे करेंगे? तो यही है, इस विधि से छोटे दर्पणों की पहचान की जाएगी। समझ में आया? तो यही है यहाँ पे, इस विधि द्वारा छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की पहचान की जाती है। इस विधि से किसकी पहचान की जाती है? छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पणों की पहचान की जाती है। छोटी वक्रता त्रिज्या मतलब छोटे दर्पणों की पहचान की जाती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए एक छड़ लेते हैं और दर्पण के ऊपर रखते हैं। इसके लिए एक छड़ लेते हैं, एक छड़ ऐसे करके लिए और वो किसके ऊपर रखते हैं? दर्पण के ऊपर रखते हैं। अब दर्पण के ऊपर रखने पर यदि यदि छड़ दर्पण को सभी जगह स्पर्श करे तो कौन सा दर्पण होगा? तो वो दर्पण जो है वो कैसा होगा? समतल होगा। ठीक है, ऐसे करके ये दर्पण है और यहाँ पे एक छड़ लिख दी है, और अगर सभी जगह पर स्पर्श करे, ऐसे करके देखो ये सभी जगह स्पर्श कर रही है, तो वो दर्पण कौन सा है? अगर छड़ सभी जगह स्पर्श करे तो दर्पण जो है वो कौन सा है? समतल दर्पण है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है? यदि छड़ दर्पण के बीच वाले भाग को स्पर्श करे और किनारे पर उठी रहे। बीच वाले भाग को स्पर्श कर रही है और किनारे पर स्पर्श नहीं कर रही। ये देखो ऐसे ये वाला दर्पण है, और ये देखो यहाँ पे पॉलिश है, और ये छड़ है, और छड़ जो है सिर्फ जो है किसको स्पर्श कर रही है? बीच वाले भाग को स्पर्श कर रही है और किनारे वाले भाग को स्पर्श नहीं कर रही है। तो वो दर्पण कौन सा है? तो वह दर्पण जो है उत्तल है। और अगर जो है किनारे वाले भाग को स्पर्श कर रही है, बीच वाले भाग को स्पर्श नहीं कर रही, तो वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो इस प्रकार जो है हम किसकी पहचान कर सकते हैं? दर्पणों की पहचान कर सकते हैं, और वो भी दर्पणों की पहचान कैसे कर सकते हैं? स्पर्श करके। समझ में आया? तो दर्पण को स्पर्श करके कैसे पहचाना जा सकता है? इस विधि से छोटी वक्रता त्रिज्या छोटे दर्पणों की पहचान की जा सकती है। इस विधि में एक छड़ लेते हैं और छड़ को दर्पण के ऊपर रखते हैं। अगर छड़ जो है दर्पण के प्रत्येक जगह पर स्पर्श करे तो वह दर्पण जो है समतल होगा। और यदि छड़ जो है कहां पे स्पर्श करे? बीच में स्पर्श करे और किनारों पर स्पर्श ना करे तो वह दर्पण उत्तल होगा। और यदि छड़ जो है किनारों पर स्पर्श करे, बीच में स्पर्श ना करे, तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण जो है अवतल होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें कैसे पहचान करनी है? दूसरे नंबर पे पहचान करनी है प्रतिबिंब देखकर। दूसरे नंबर पे हमें कैसे पहचान करनी है? प्रतिबिंब देखकर। अब प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचान करेंगे? हमारे पास तीन दर्पण है, एक है अवतल और एक हमारे पास कौन सा? एक है उत्तल, और इसके साथ हमारे पास कौन सा है? समतल। एक हमारे पास अवतल है, एक हमारे पास उत्तल है, और एक हमारे पास क्या है? समतल है। स्पर्श करके तो हमने पहचान लिया। अब हमें कैसे देखना है? प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर हम पहचानेंगे। तो हमने बताया था अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु के समान आकार का बनता है। समतल दर्पण की विशेषताएं बताई थी, उसमें लिखाया था समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? समान आकार का बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और बराबर भी बनता है। समझ में आया? तो प्रतिबिंब देखकर कैसे रखेंगे, कैसे बताएंगे प्रतिबिंब देखकर? यदि वस्तु को दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों में रखने पर प्रत्येक स्थिति में उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर आकार का बनता है, तो प्रतिबिंब तो वह दर्पण कौन सा है? समतल है। विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब जो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, तो वह दर्पण कौन सा है? तो वह दर्पण जो उत्तल है। और वस्तु को दर्पण के पास में रखने पर प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और वस्तु से दूर रखने पर प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो वह दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक, विभिन्न स्थितियों में रखने पर समान आकार का बनता है, तो समतल। विभिन्न स्थितियों में रखने पर प्रत्येक स्थिति में छोटा बनता है, तो वह उत्तल। और उसका कभी बड़ा भी बनता है प्रतिबिंब, कभी छोटा भी बनता है। किस स्थिति में प्रतिबिंब जो वस्तु के बराबर आकार का भी बनता है, तो वह दर्पण कौन सा है? अवतल है। बस यही वाली चीज लिख देंगे यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है? दूसरी चीज क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रतिबिंब देखकर। तो प्रतिबिंब देखकर हम कैसे बताएंगे कौन सा वस्तु, कौन सा जो है दर्पण कैसा है? तो जो चीज हमने बताई थी वही चीज इसमें लिखी है। तो यहाँ पे लिखा है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर रखने पर प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर तथा सीधा बने, तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल। विभिन्न स्थितियों पर रखने पर प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर व सीधा बने, तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण जो है वो कौन सा होगा? समतल। यदि वस्तु को दर्पण के पास रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता? उल्टा व वस्तु से बड़ा या छोटा बने, तो दर्पण क्या है? अवतल। यदि वस्तु की
प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बने। प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बने तो उत्तल दर्पण, प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने तो समतल दर्पण, और उसकी अलग अलग स्थितियों में रखने पर कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बराबर आकार का बनता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण जो है वो कौन सा होगा? तो वह दर्पण अवतल होगा। ठीक, तो ये चीजें हमने पढ़नी थी, हमने पढ़ लिया। दर्पण के, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, दर्पणों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब हमें दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? दर्पण सूत्र। तो हेडिंग लिख देंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। एक दर्पण सूत्र पढ़ना है और रेखीय आवर्धन पढ़ना है। तो दर्पण सूत्र जब हम पढ़ेंगे तो इससे हमें कुछ चीजें पता हो दर्पण सूत्र से संबंधित। देखो इधर एक तो चीज हमें मालूम है, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, दर्पण की फोकस दूरी हम किससे प्रस्तुत करते हैं? दर्पण की फोकस दूरी हम प्रस्तुत करते हैं एफ से। दर्पण की फोकस दूरी किससे प्रस्तुत करेंगे? एफ से। ठीक है, ये हमने दर्पण मान लिया। अभी हमने ये मान लिया है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसकी हो जाएगा ध्रुव, यहाँ पे हो जाएगा फोकस, यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, फोकस दूरी तो हम प्रस्तुत करते हैं एफ से, हमें पता है फोकस दूरी एफ से प्रस्तुत करते हैं। वक्रता त्रिज्या हमें मालूम है, वक्रता त्रिज्या हम प्रस्तुत करते हैं आर से। फोकस दूरी हम एफ से प्रस्तुत करते हैं, वक्रता त्रिज्या हम किससे प्रस्तुत करते हैं? आर से। ठीक है, अब इसमें 3-4 चीजें और आएंगी। वो क्या है? जैसे कि मान लिया जाए इस दर्पण से कोई वस्तु रखी है यहाँ पे, इस दर्पण से ये वस्तु रखी है यहाँ पे, ये क्या रखी है? दर्पण के सामने ये रखी है वस्तु। तो दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी। तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हम प्रस्तुत करते हैं यू से। ये चीज भी याद रखना है। ठीक है, फोकस दूरी हम एफ से प्रस्तुत करते हैं, वक्रता त्रिज्या आर से प्रस्तुत करते हैं। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हम किससे प्रस्तुत करेंगे? यू से। ये पॉइंट याद रखना है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हम प्रस्तुत करते हैं यू से। अब मान लिया इस दर्पण का जो इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब हमने मान लिया यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी बन सकता है। हमने मान लिया ये वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हम किससे प्रस्तुत करेंगे? यू से। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनना है, तो प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगा, तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी हम प्रस्तुत करते हैं बी से। ये 3 पॉइंट याद रखना है, फोकस दूरी एफ से, वक्रता त्रिज्या आर से, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी यू से, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी किससे प्रस्तुत करेंगे? दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी से। दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी यू, दर्पण की फोकस दूरी एफ, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर। ये हो गई है। 2 चीजें और आएंगी यहाँ पे, जो वस्तु रखी है, वस्तु की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। ये वस्तु है तो इस वस्तु की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। ये दूरी तो हमने बता दिया, यहाँ से यहाँ तक यू है, ये बस इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी है, वस्तु के बीच की दूरी यू है। लेकिन ये वस्तु यहाँ पे रखी है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो वस्तु की जो लंबाई है इससे प्रस्तुत करेंगे ओ से। ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई ओ से, और ये प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम प्रस्तुत करेंगे आई से। ठीक, आई मतलब इमेज, इमेज की लंबाई आई से, ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है वो किससे प्रस्तुत करेंगे? ओ से। तो ये 5 पॉइंट है, ये भी याद रखना है साथ ही साथ में। अब देखो यहाँ पे दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र ये होता है, डेरिवेशन तो है नहीं हमारा इसमें सिलेबस में, बस फॉर्मूला याद रखना है दर्पण सूत्र का। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। समझ में आया? ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फोकस दूरी है, v क्या? दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u क्या? दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। तो यही चीज लिख देंगे दर्पण सूत्र में, लिखेंगे यदि 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 दर्पण की फोकस दूरी f, यदि दर्पण की फोकस दूरी f तथा दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां, तथा दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरियां क्रमशः दर्पण की फोकस दूरी f तथा दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी u तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरियां क्रमशः u, b है, तब इनमें निम्न संबंध होगा। तब इनमें निम्न संबंध होगा।
निम्न संबंध होगा। क्या संबंध होगा इनका? संबंध होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे ही बोला जाता है दर्पण सूत्र। यही जो संबंध है एफ वी और यू में जो संबंध है, इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। इस चीज को ही क्या बोला जाता है? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या? फोकस दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब के बीच की दूरी। u क्या है? वस्तु के बीच की दूरी। ये u और v ऐसे याद रखेंगे, जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो u पहले आता है, v बाद में आता है। u v w x y z ऐसे ही आता है। तो हमारे पास वस्तु है और वस्तु के साथ में क्या है? प्रतिबिंब है। वस्तु है और क्या? प्रतिबिंब। तो बताओ वस्तु पहले आएगी या उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा? पहले वस्तु होगी, और जब वस्तु होगी तब वस्तु का दर्पण में क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु पहले होगी, प्रतिबिंब बाद में बनेगा। तो पहले जो आता है एबीसीडी में यू, ये क्या है? वस्तु के बीच की दूरी। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। वी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ऐसे इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला किसमें हो गया? इसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगली हेडिंग लिखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। देखो रेखीय आवर्धन क्या है? पहली चीज तो ये पता हो कि रेखीय आवर्धन हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रेखीय आवर्धन हम प्रदर्शित करते हैं एम से। रेखीय आवर्धन हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एम से। होता क्या रेखीय आवर्धन है? जो आई होता है, आई मतलब इमेज की लंबाई और ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट की लंबाई। यानी कि जो वस्तु रखी है, दर्पण के सामने वस्तु रखी है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोला जाता है? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यही चीज लिखेंगे, दर्पण के सामने रखी वस्तु के दर्पण के सामने रखी वस्तु के दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन जो है वो हम किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लिख देंगे, अर्थात रेखीय आवर्धन स्मॉल एम बराबर, लिख देंगे यहाँ पे, अर्थात रेखीय आवर्धन स्मॉल एम बराबर हो जाएगा आई अपॉन ओ, और ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन यू के। ये भी याद रखना है। एम बराबर क्या होगा? आई अपॉन ओ, और इसका एक और फॉर्मूला होता है एम बराबर आई अपॉन ओ, और बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन यू। एक चीज और लिख देना है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन लिया जाता है ऋणात्मक। वास्तविक, नोट पॉइंट करके लिख देंगे यहाँ पे, वास्तविक। ये रेखीय आवर्धन कभी जो है माइनस में भी लिया जाता है, कभी किस में लिया जाता है? प्लस में। तो वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक लिया जाता है। आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन किस में लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होने पर, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होने पर रेखीय आवर्धन ऋणात्मक तथा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होने पर, तथा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होने पर रेखीय आवर्धन
धनात्मक लिया जाता है। ये चीज याद रखना है। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन किसमें लिया जाएगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो रेखीय आवर्धन लिया जाएगा ऋणात्मक, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो रेखीय आवर्धन किसमें लिया जाएगा? धनात्मक। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, बाकी जो है कल कराएंगे।